नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े और उन्हें वांछित अधिकार मिल सके, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या हैं आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ होंगे कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। अगर आपके साथ भी किसी तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है या आपको आपका हक नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों से सीधे संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। इसके लिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़े, हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 011-230-94013 और 011-230-94014। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aapkakanun.rstv@gmail.com और इसके अलावा यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। नौकरी में स्थायित्व और सुविधाएं हर कोई चाहता है, लेकिन अगर नौकरी संविदा पर हो यानी कॉन्ट्रैक्ट पर हो तो कई तरह की सहूलियत नहीं मिल पाती है। स्थायी नौकरी में जहां एक कर्मचारी के पास कई तरह के अधिकार होते हैं, वहीं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में एक सीमित समय के लिए ही नौकरी होने की वजह से कई तरह के अधिकार नहीं रह जाते। ठेके पर काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है। संसद में बिल पेश किया गया था जो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिसके बाद नए कानून के बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। लेकिन जो अभी तक कानून जारी है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स को लेकर हमारे लेबर लॉज में, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ रामबीर दलाल हैं जो पूर्व क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामबीर जी। संजय के चड्ढा है हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। किस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं लेबर लॉ रिलेटेड, ये हम उनसे समझेंगे। और अनीश कुमार गुप्ता हैं हमारे साथ जो अपर महाधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। अनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें। रामबीर जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जहां कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, जो संविदा कर्मी हैं, देश में हम अलग अलग कोने में देखते हैं कई आंदोलन चलाया जाता है स्थायित्व के लिए या उनकी मांग को लेकर। किस तरह के डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं और उनके अधिकारों को लेकर क्या बातें होती हैं? अभिलाषा जी, जो कर्मचारी हैं उनका एक बेसिक एस्पिरेशन, जैसे आपने कहा कि अपने काम को लेके स्थायित्व का है जी। क्योंकि जब एक स्थायित्व या परमानेंसी हम किसी वर्कर को दे देते हैं तो उसके बहुत सारे अधिकार उससे जुड़े होते हैं जी। उसमें उसकी ग्रेच्युटी है, उसका बोनस है, उसका प्रोविडेंट फंड है, उसकी ईएसआई की फैसिलिटी हैं, वो और तमाम जो अलग अलग अधिकार उनको मिलते हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे उद्योगपति हैं या जो हमारा बिजनेस वर्ल्ड है उसकी अपनी चुनौतियां हैं। उनके पास कभी काम ज़्यादा रहता है, कभी काम कम रहता है, और अब ग्लोबलाइजेशन के आने से ये टेंडेंसी और बढ़ रही है जी। तो उनको भी हमेशा ये पता नहीं होता कि हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता आगे रहेगी जी जी। इसलिए उनकी भी एंग्जाइटी है कि हम कितने वर्कर्स को परमानेंट रख सकते हैं। तो सरकार का ये प्रयास रहा है जी कि अगर उद्योग जगत कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारियों को रखता है तब भी वो बुनियादी सुविधाएं जो किसी भी कर्मचारी को मिलनी चाहिए वो उनको मिल रही हैं या नहीं। तो इसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970 में एक अधिनियम बनाया था जी। उसके अलावा जो अलग अलग अधिनियम हैं, चाहे वो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम है, ईपीएफ एक्ट है, या ईएसआई एक्ट है, या मिनिमम वेजेस हैं, उसमें भी अलग अलग प्रावधान हमने किए हुए हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को भी वही सुविधाएं मिले जो परमानेंट वर्कर्स को मिली हुई।
जी बिल्कुल। संजय जी, बहुत आमतौर पे कहा जाता है हायरिंग एंड फायरिंग, ये अगर आप परमानेंट नहीं हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। नौकरी जाने का डर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में सताता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा वो रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर क्या डिस्प्यूट्स स्टैंड करते हैं कोर्ट में? बिल्कुल करते हैं। पूरी जो लेबर कोर्ट्स, बल्कि हर न्यायालय, हर जिले में लेबर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे इस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं। संभवतः यही एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि क्या मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, क्या होगा। पहली चीज, मुझे सुविधाएं जो हैं वो पूरी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, वो किस प्रकार से, कौन कौन सी चीज़ों से मैं वंचित रह रहा हूँ। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और जो नॉर्मल लेबर है, उसमें जो असमानताएं हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से आज से 50 साल, पूरे 50 साल पहले आज से शुरू हुआ था ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनाया गया था, जिसमें उद्देश्य उसके सिर्फ 2-3 थे। सबसे बड़ा, एक तो कोई जो दोनों के बीच में समानताएं ना, समानता रहे, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको भी गंभीरता से लिया जाए, उनको सुख सुविधाएं जो है वो दी जाएं, उन कई चीजों से जो वो वंचित रहते थे। देखिए, एक बहुत अच्छा बताया रामवीर जी ने बेस कि क्या बिजनेस में भी, बिजनेस वर्ल्ड में भी अनिश्चितताएं होती हैं। जी। तो वो रखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर रखेंगे तो उनको पीएफ, ईएसआईसी, ये वो तमाम चीजें, इतने बड़े 140 से ज्यादा एक्ट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। हम एक वेलफेयर स्टेट है, हमें ये भूलना नहीं है। और ये वेलफेयर स्टेट में जो श्रमिक वर्ग है, संगठित और असंगठित, अगर हम दोनों मिला लें तो एक बहुत बड़ा वर्ग हो जाता है। लोग हैं जो इससे गवर्न होते हैं। तो उन एक्ट्स में जो असंगठित बेचारे आते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, थोड़े दिन के लिए काम करवाए और चले गए, या तो एक तो ये कारण था। दूसरा, जो मैं ये बड़ी गंभीरता से और जिम्मेवारी से बता रहा हूं आपको, कि आप ये समझिए कि जो उद्योगपति होते थे वो भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में अपना कुछ दिन करवाया काम, या जैसे भी कुछ दिन नहीं भी 3-3 साल 4-4 साल भी काम उन्हीं लोगों से। अब देख लीजिए आप, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, हाउस कीपिंग का स्टाफ, आपके सिक्योरिटी का स्टाफ, तमाम जो स्टाफ्स हैं, इन तमाम लोग ये कॉन्ट्रैक्टर से ही लिए जाते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में ये एक्ट बहुत बहुत अहम है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से ही अगर 20 से ज्यादा इस तरह के एम्प्लॉइज एक संस्था रखती है, तो उसको एक लाइसेंस की आवश्यकता है। उस लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद उस संस्था को गंभीरता से तमाम चीजें, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी इस संस्थान की। और जो व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जिसे हम कहेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर को दे रहा है, वो भी उसको भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है। वो भी बड़ी गंभीरता से उसको देखना है कि अगर महिला है, उनके बच्चे हैं, तो क्रच की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कई सारी चीजें हैं इसमें, कई व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि अगर 100 से ज्यादा इस तरह के एम्प्लॉय हैं तो कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, जैसे शौचालय, स्वच्छ शौचालय होने चाहिए। तो ये सब प्रोवाइड करना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एक बार इस एक्ट के तहत, यानी कि 20 एम्प्लॉइज से ज्यादा अगर हैं इस एक्ट के तहत एक बार ये प्रावधान किए गए हैं। अनीश, जो बात अभी संजय जी कह रहे थे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र मिलाकर ये एक बहुत बड़ा दायरा बन जाता है, तो किस तरह की स्थिति है अगर हम एक सफाई कर्मचारी से लेकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक की बात करें, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हैं, तो स्थितियाँ किस तरह से हैं? स्थितियाँ कॉन्ट्रैक्ट जॉब में तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक एक्ट के लिए होता है बेसिकली, कि हमने जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ना तो एम्प्लॉयर के पास कोई काम होता है, ना एम्प्लॉयज़ के लिए कोई काम रह जाता है। तो इस स्थिति, इस टाइप के जो काम होते हैं, उन सब के लिए एक कानून में ये व्यवस्था की है कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो परमानेंट लेबर की जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर कर सके स्पेसिफिक जॉब्स के लिए। बेसिक पर्पज वो है। और उसके बाद फिर जब परमानेंट एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट, जैसे रामवीर जी ने बताया कि एम्प्लॉयर की भी अपनी बाध्यताएं होती हैं, उनकी बाध्यताओं के हिसाब से उनको कितने एम्प्लॉयज़ को अफोर्ड कर सकते हैं परमानेंट बेसिस पे, और किनको जॉब बेसिस पे कर सकते हैं, उस हिसाब से करते हैं।
और जैसा संजय जी ने बड़े डिटेल में बताया है कि 20 से अधिक अगर एम्प्लॉय हम किसी भी साल में करते हैं, उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो हमको इसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर करते हैं। और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके बेसिस पे हम लोग आगे इसको एक बात मैं रामवीर जी आपसे समझना चाहूँगी कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है संगठित क्षेत्रों की अगर हम बात करें जहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तहत एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कई बार नौकरी पाने की चाहत में बहुत लोग उसको बहुत थॉरोली नहीं देखते और साइन कर देते हैं। तो क्या अपने उनके जो राइट्स हैं वो वहीं पर ख़त्म होते हैं या उसके बियॉन्ड हम सोच सकते हैं कि साइन तो कर दिया लेकिन उनके राइट्स जो हैं वो बने रहेंगे? अभिलाषा जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। बहुत मूलभूत एक तथ्य है जी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने जो साइन किया है वो देश के कानून से ऊपर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में जो सुविधाएं हैं जी और जो दूसरे अधिनियमों में जो सुविधाएं हैं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड एक्ट हो, चाहे वो ईएसआई का एक्ट हो, चाहे वो मिनिमम वेजेस हो, अगर आपने उसके विपरीत जी कुछ भी आपके एम्प्लॉयर ने और आपने साइन कर दिया है तो देश का कानून उससे ऊपर है। जी आपको जो अधिकार उन कानूनों से मिले हुए हैं वो आपको फिर भी मिलेंगे। जी जैसा आपने शुरू में बताया था कि इस बारे में जानकारी का अभाव है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी साइन कर दिया है जी तो मुझे केवल वही सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कानून में हो सकता है कि आपको और सारी सुविधाएं भी दी हुई हो। जी इसलिए ज़रूरी है कर्मचारियों के लिए भी और उद्योगपतियों के लिए भी कि वो उन कानूनों की जो बारीकियां हैं वो समझें और अपने कर्मचारियों को वो सारी सुविधाएं प्रदान करें। जी क्योंकि भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने उन कानूनों का पालन नहीं किया जी। अच्छे से तो उस कानून में जो प्रावधान है पेनल्टीज के जी जी और जो लायबिलिटी आपकी है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। जी अनीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? रणबीर जी जो बात कह रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है, एनी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ इज नॉट एनफोर्सेबल। जी 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 ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई बाध्यता है जो कानून के विरुद्ध है, ऐसी कोई बाध्यता एप्लीकेबल नहीं होती। जो कानून में प्रोवाइड होता है वो सब कुछ मिलेगा, यानी उसका कि हकदार कोर्ट है। जाने का रास्ता जो है वो खुला हुआ है। जी बहुत अच्छा बताया कि कानून में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है। वॉइड अब इनिशियो है, वो पहले दिन से ही गलत है। अगर आप कह दें कि मैं आपको मतलब किसी भी व्यक्ति को 500 रुपए रोज पे रख रहा हूँ, मिनिमम वेज अगर हमारे देश की हमारे एक राज्य की जो है वो अगर 1,000 रुपए है तो आप 500 पे नहीं रख सकते, शिकायत के काबिल हो जाएगा। सिमिलरली वो कह दें कि हम किसी भी तरीके से ईएसआई, सीपीएफ इत्यादि को नहीं करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एंटर कर जाते हैं तो वो खराब है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है। तो ये बड़ा स्पष्ट है, ये हमारे श्रमिकों को समझना चाहिए, हमारे जितने भी लेबर जो काम कर रही है उनको ये जानकारी होनी चाहिए और आपके माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई उनके अहित वाला कोई अगर संविदा होती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो संविदा निरस्त की जाती है अगर आप न्यायालय में जाएंगे। जी बिल्कुल। जी एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हम साइन कर देते हैं और जो उद्योगपति हैं वो भी समझते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, हमने सारी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर पे डाल दी है। लेकिन जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जिसके पास अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिसके यहाँ काम कर रहा है, जिम्मेदारियाँ उसकी अल्टीमेटली हैं। जब मैं प्रोविडेंट फंड विभाग में कमिश्नर के रूप में काम करता था तो ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आते थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हैं उनको प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी या उसको जो लाभ है वो नहीं दिए जा रहे। तो उसमें फिर फैसला यही होता था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिया है तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रहेगी और करोड़ों रुपए का फिर उनको जो मालिक है या उद्योगपति हैं उनकी डिमांड असेस होती है और उनको वो पैसा देना पड़ता है। तो पहले ही जब आप शुरू में कॉन्ट्रैक्टर को रखें तो आप ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर दें कि उसके पास ये प्रोविडेंट फंड ईएसआई का बाकायदा पैसा जमा हो रहा है आपके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रॉब्लम हो
और ना आपको किसी तरह की और शायद इसी वजह से इसमें प्रावधान है कि अगर आप दे रहे हैं सैलरी तो एक प्रतिनिधि होना चाहिए कंपनी का, उसके मैं सामने एक दे। बहुत अहम बात इन एडिशन टू रामवीर जी के बताना चाहूंगा जी। कि जब भी एक देखिए कई रिटर्न्स फाइल करनी होती है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो लेबर सप्लाई कर रहा है उसको एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, फॉर्म ए है शायद वो, जिसमें कि जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉय है, उसके दस्तखत होते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने तमाम जो लॉज हैं, जो आधारभूत लॉ हैं, जैसे मैंने बताया कि 140 से ज्यादा लॉज हैं जो तरह तरह से हमारे श्रमिकों को, हम वेलफेयर स्टेट है, मैं दोबारा कह रहा हूं इस बात पे, तो वो प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर हर कानून में ये वर्णित है, ये बहुत अहम बात है, हर कानून में ये वर्णित है कि अगर कहीं पे वॉयलेशन है तो किसी भी तरीके से श्रमिक को कॉन्ट्रैक्टर के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉय, अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉय को ये करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा कानून है। प्रिंसिपल एम्प्लॉय भाग नहीं सकता कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर रख लिया तो अब मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल एक मेल के और हम रुख करते हैं। रमेश गुप्ता का मेल है, ये लिख रहे हैं कि मैं 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर था और 2.5 साल बिताने के बाद अचानक से एक दिन HR ने रेजिग्नेशन मुझसे मांगा है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे टर्मिनेशन लेटर लेना चाहिए या मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। फिलहाल मैं छुट्टी पर हूँ। इनके लिए क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले इन्हें नौकरी से हटाया गया है। देखिए इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे इनका 3 साल का है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि क्या कितने पीरियड का नोटिस देके व्यक्ति, दोनों पक्ष अगर ये छोड़ना चाहें तो कितना समय का नोटिस देंगे, वो इनको हटाने के लिए कहेंगे तो कितना बड़ा नोटिस देना होगा। पहली चीज उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये निकालें कि क्या इनका नोटिस पीरियड है, वो इनको देना पड़ेगा, और क्या कारण है उनको निकालने का। अकस्मात फोर्सफुली नहीं निकाला जा सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के आधार पे अगर ये 2 महीने का नोटिस है या 3 महीने का नोटिस है और उसका वर्णन है तो इनको वो जो सहायता है वो अवश्य मिलेगी। रामवीर जी ये भी पूछ रहे हैं कि मुझे रिजाइन लिखने को कहा गया है, रेजिग्नेशन लिखने को कहा गया है, तो मैं रेजिग्नेशन दे दूं या मुझे उनसे टर्मिनेशन लेटर मांगना चाहिए? क्या ये लेबर कोर्ट में इसे लेकर कुछ अहम स्टैंड बनता है क्या कि आपने खुद रिजाइन कर दिया? क्योंकि जनरली यही होता है, HR आपको बुलाते हैं और आपसे कहा जाता है कि अब आपकी सेवा हमें नहीं चाहिए, आप रिजाइन कर दीजिए। तो इसमें कुछ टेक्निकल है क्या जो मदद कर सकती है हमारे दर्शकों को? देखिए संजय जी ने जैसा बताया कि ये निर्भर उस पे करेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का है और किस तरह का आपका जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ हैं जी। अगर आप खुद से इस्तीफ़ा दे देते हैं, खुद से रिज़ाइन कर देते हैं, इसका मतलब दोनों पार्टीज़ में कर्मचारी और एम्प्लॉयर के बीच में एक सहमति है कि मैं अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको एम्प्लॉयर टर्मिनेट करता है तो फिर एम्प्लॉयर की कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसा संजय जी ने बताया कि जो नोटिस पीरियड है या तो नोटिस दिया जाए उसको, या नोटिस नहीं देते हैं तो उसके एवज में 2 या 3 महीने या 1 महीने का जो भी नोटिस पीरियड है उसकी सैलरी, उसका वेतन उसको कर्मचारी को मिले। तो जैसा हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में आपका नोटिस पीरियड कितना है, उसमें क्या वर्णित है, उसके आधार पे ये इसका निर्णय होगा। यानी डिमांड नोटिस जो है वो एक एम्प्लॉय का अधिकार है, वो मांग सकता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राधा कृष्ण है गुजरात से। पूछिए आप अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं जो चड्ढा साहब बता रहे हैं कि संगठित और असंगठित और वेलफेयर स्टेट की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं केंद्रीय संस्थान में शिक्षक हूँ और मेरा प्रश्न है कि एक नारी को सम्मान मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन संगठित क्षेत्र में तो चुटकी भर नारी है, बाकी तो करोड़ों नारियां असंगठित क्षेत्र में है। अब उन चुटकी भर नारियों को 6.5 महीने का प्रसूति अवकाश और 2 साल का चाइल्ड केयर लीव देकर 2.5 साल यानी के 30 महीने की तनख्वाह उनको घर पर बैठे बिठाए देना, जबकि वो नारी एक शिक्षिका है और
अभी वो छुट्टी पर चली गई है, जबकि फरवरी और मार्च महीना महत्वपूर्ण होता है हर शिक्षा संस्थान के लिए। वो अपनी एक संस्थान के लिए दूसरे 200-300 छात्रों को भविष्य को ताक पर रखकर वो चाइल्ड केयर लीव में चली गई। अब बताइए, ये कानून में संशोधन करना चाहिए और नारू को समानता मिले, लेकिन ये कैसी समानता, उनको कैसा वेलफेयर स्टेट हम बनाने जा रहे हैं? चलिए, ये सुझाव है इनका। देखिए, सुझाव इनका है, लेकिन इनको ये जानना पड़ेगा कानून की व्यवस्था जो है उसको, जब कानून ये बना था कि नारी को जो अगर प्रसूति के समय मैटरनिटी के कितनी छुट्टी होनी चाहिए, इसके लिए कोई किसी एक साधारण व्यक्ति से नहीं पूछा गया था। मेडिकल बोर्ड ने बताया था कि एक नारी को जब एक बच्चा होता है उसके बाद कितना समय का उसको आराम करना चाहिए, बच्चे की देखरेख के लिए कितना समय होना चाहिए। और इसके अलावा हमें यहाँ पे ये भी नहीं भूलना है कि अब नए कानून के तहत अभी संशोधन हुआ, इवन पुरुष को भी जो पिता है उसको भी पैटर्निटी लीव दिया जाता है। और उस तो पिता का तो, इनके हिसाब से अगर मैं चलूं तो पिता का तो कोई रोल ही नहीं है। दूसरी बात यह है, यहां पे जो इनका कहना है कि वो बाकी 250 बच्चों को छोड़ के वो अध्यापिका चली गई हैं। देखिए, वो 250 बच्चों की देखरेख के लिए दूसरी अध्यापिका को लाया जाएगा, ये मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशन का दोष है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारा कानून, अगर आपको मैं विदेश का अनुभव दूं अपना, विदेशों में जो मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव है वो हमसे अभी भी ज्यादा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छी परिपक्वता से 6 महीने का समय दिया गया है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी सोच है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है कि अगर एक एम्प्लॉय मिसिंग है तो उसकी जगह कौन सा एम्प्लॉय आएगा, जिससे उस एम्प्लॉय का, अगर मैं बीमार हूं और मैं नहीं आ सकता हूं तो मेरी जगह कोई और काम करेगा और काम को हल निकाला जाएगा। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके मनदीप है हमारे साथ, माफ कीजिएगा, संदीप हैं। पूछिए अपना सवाल संदीप जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी पूछिए। सर, एक्चुअली हम दिल्ली के स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। हमारा 32 पीरियड पर वीक कॉन्ट्रैक्ट है, पर हमारी जो प्रिंसिपल है वो हमें 6 दिन बुलाती है, हफ्ते में पूरे दिन बुलाती है। हालांकि हमारे 4 दिन में ही पीरियड पूरे हो जाते हैं 32 पीरियड के हिसाब से। हमें कोई छुट्टी नहीं दी जाती सर। मेरा छोटा बच्चा है, हमें उसके लिए भी कोई छुट्टी नहीं मिलती। जी, आप क्या जानना क्या चाहती हैं? सर, हम सीसीएल भी नहीं मिलती। चलिए संदीप, हम आपके सवाल को रख रहे हैं। दिक्कतें बहुत हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स में, उनके राइट्स कैसे देखें जी। ये कह रही हैं कि छुट्टियां नहीं हैं, लगातार हमें बुलाया जाता है और शायद रो भी पड़ी अपनी समस्या बताकर। क्या करना चाहिए इनको? लेबर कोर्ट जा सकती हैं ये? अभिलाषा जी, जैसे आप देख ही सकती हैं कि ये बड़ा मार्मिक विषय है जी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की अवस्था है हमारे देश में। तो जैसे हमने शुरू में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर और परमानेंट लेबर, ये हो सकता है कि जो उद्योग की ज़रूरतें हैं उसकी वजह से हम इसको क्लासिफाई करें, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो भी मूलभूत अधिकार हैं या जो ज़रूरतें हैं किसी भी कर्मचारी की, वो चाहे वो परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, सबकी समान है जी। जैसे उसको सप्ताह में छुट्टी मिलनी चाहिए तो परमानेंट वर्कर को जो मिलनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी मिलनी चाहिए। अब बल्कि वर्किंग आवर्स भी दोनों के बराबर होने चाहिए, कानून तो ये कहता है। बराबर होने चाहिए जी। तो अगर इस तरह की मानसिकता है या कोई गलतफहमी है उद्योग जगत में कि हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो हैं उनसे किसी भी तरह का काम और बिना छुट्टी के और कितने भी वर्किंग आवर्स रख सकते हैं, तो ये जानकारी का अभाव है एक तो, और दूसरी एक मानसिकता भी बदलने की जरूरत है। और जो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, इसको मैं इनडायरेक्ट लेबर कहूंगा, यानी कि जो हमारे यहाँ काम जो स्थायी है और जो ठेके पे आया है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ हायरिंग का फर्क है। ये एक बहुत बड़ा चीज है। बाकी जैसा आपने अभी बताया, सारे अधिकार, सारी चीजें बिल्कुल वही है। यही इस जो एक्ट है इसका उद्देश्य ही यही है जी। जितेंद्र नारायण सिन्हा लिखते हैं, बिहार के नियोजित शिक्षक को वेतन के अलावा कोई सुविधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला लेकिन कुछ नहीं हुआ।
आगे क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी कोई फैसला नहीं आया है। अगर वेतन के अलावा अलग अलग पर्क्स की अगर मांग रखते हैं लोग, सुविधा की मांग रखते हैं, और ये नियोजित शिक्षक हैं, मेरे ख्याल से इनका कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं है, तो ऐसे में क्या क्या किया जा सकता है? ऐसे में कानूनी जो रास्ते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी अडॉप्ट किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में विषय पेंडिंग है, जैसा आप बता रहे हैं। अगर पेंडिंग विषय है तो सुप्रीम कोर्ट उसको समय आने पर तय करेगी, और वो कानून के रास्ते पे ऑलरेडी चल चुके और हैं। अपनी तो जो प्रीवियस ऑर्डर्स हैं उसके बिना पर वो उनको रिलीफ मिलेगी, जी जी, उम्मीद करनी चाहिए। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मधुसूदन है हमारे साथ, पूछिए अपना सवाल। मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जी पूछिए। जी मैडम, मेरा प्रश्न ये था कि जो रेगुलर एम्प्लॉय है उनमें महिलाओं को डिलीवरी के समय ज़्यादा समय की लीव दी जाती है, जबकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में ही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उनको नॉमिनल केवल 1 या 2 माह की लीव दी जाती है। क्या उनको मैटरनिटी लीव की आवश्यकता नहीं होती है? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव कानूनी तौर पे नहीं है, ये लेकिन लेबर हमें ये कोर्ट जा समझना, सकते हैं। ये बिल्कुल जा सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखिए एडवाइजरी बोर्ड्स बने हुए हैं, स्टेट में भी है और क्या कहते हैं कि यूनियन स्तर पे भी है, केंद्रीय स्तर पे भी है, वहां पे शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन श्रम संगठन आजकल में। तो सबसे बड़ी बात इस पे मैं आना चाह रहा था कि इस कानून के तहत लेबर कमिश्नर के यहाँ आप शिकायत करिए, और अगर शिकायत का निवारण नहीं होता है किसी वजह से तो आप उसके ऊपर वाले अधिकारी को कर सकते हैं। आपके पास आरटीआई है, तमाम जो लॉ हैं वो आपको सशक्त करते हैं और मजबूती देते हैं। ये आपका अधिकार है, अगर आप अपने अधिकार के लिए सो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। कानून ये कहता है बड़े स्पष्ट शब्दों में कि जो हायर्ड एम्प्लॉय है और दूसरा एम्प्लॉय जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसके दोनों के अधिकार समकक्ष हैं, बराबर हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है। जी, जैसा संजय जी ने कहा, अधिकार बिल्कुल समकक्ष हैं, जी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं। जी, मजबूरियां होती हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हूँ, मैं 2 महीने के लिए हूँ या साल भर के लिए हूँ, अगले साल मेरा रीएम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं एम्प्लॉयर से कैसे रिलेशंस बना के रखता हूँ। जी, तो ये उसकी मजबूरी होती है, इसलिए वो जो 2 महीने की लीव देते हैं तो 2 महीने की लेने को तैयार होता है, शिकायत करने की बजाय। जी जी जी, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे अनिल जी ने काम करता है। प्रैक्टिकल बात ये प्रैक्टिकल बात है, लेकिन कानूनी अधिकार उपलब्ध है, हम चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं समझ सकता हूँ जो कॉलर्स के सवाल आ रहे हैं या संदीप जी का भी सवाल था, तो दोनों सवालों में मतलब सीधी बात यही थी कि वो उनकी मजबूरी है कि वो प्रिंसिपल को खुश रखना चाहती हैं, उनको खुश रखना चाहती है, इसलिए जो भी छुट्टी मिलती है उस हिसाब से काम करती हैं। जी बिल्कुल, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिश्ता है वो कॉर्डियल कैसे रहे उसी को लेकर लेबर लॉ है, दोनों के ही अधिकार हैं। और अगर इसका हनन होता है एम्प्लॉय के तौर पर तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेबर कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल संविदा पर नौकरी करने वालों को ही मनमाने तरीके से नौकरी से निकाल दिया जाता है या उनके अधिकारों का हनन होता है। आइए आपको मिलवाते हैं नोएडा के एक बुजुर्ग श्रमिक से जिन्होंने लेबर कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। सतीश यादव 65 साल के हो चुके हैं, यानी एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन। लेकिन सतीश नौकरी पूरी करने के बाद रिटायर होते ऐसा न हो सका। नोएडा के एक सरिया बनाने वाली प्राइवेट फैक्ट्री में कई सालों से ऑपरेटर का काम कर रहे थे और मजदूर यूनियन के नेता भी थे। श्रमिकों के हक की बात करने पर उन्हें मनमाना ढंग से नौकरी से हटा दिया गया, जिसके बाद वो लेबर कोर्ट गए। हमने अपने पेमेंट मांगने से जो भी हमारा जल्दी हिसाब हो जाए तो हमें भी कुछ पेंसिल बन जाए, उसके सारे हम अपनी जीवन याचन और फंड का जो पैसा रुका हुआ था वो भी मिल जाए, पर कुछ भी नहीं हो रहा। भागा दौड़ी और बस परेशानी। केस तो ख़त्म हो गया, हम जीत भी गए, अब पैसे नहीं मिल रहे। अभी पेंसिल के लिए उसके लिए फंड के लिए फार्म तो भरा है, अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा। हम आजकल बड़े हम बुरी दशा से गुजर रहे हैं बच्चे।
सतीश यादव ने 2005 में मुकदमा किया था, जिसे जीतने में उन्हें 15 साल लग गए, लेकिन अभी भी कंपनी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया है। नौकरी संविदा पर हो या नहीं, लेकिन कर्मचारियों के कई अधिकारों का संरक्षण कानून में है। यूपी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हमारे यहाँ ये लागू होता है। सेंट्रल में आईडी एक्ट लागू होता है, उसमें सभी को बराबर राइट दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट पे है तो उसका कोई राइट नहीं है। जैसे किसी की 8 घंटे की ड्यूटी है तो उसे 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। उसके अलावा उसको जो संडे का जो ऑफ है वो संडे का ऑफ मिलेगा। उसके अलावा जो कर्मचारी जो परमानेंट हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो उनको भी मिलेंगी। कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है कि कुछ तो जॉब होती हैं टाइम बाउंड होती हैं, अब कुछ होते हैं कि भाई नौकरी पर लगे तो उनको 1 साल पूरा नहीं हुआ, इस वजह से वो भी कॉन्ट्रैक्ट में है या प्रोबेशन में है। एक तो होता है आदमी शुरू में लगता है तो प्रोबेशन में लगता है, वो प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन के बाद वो परमानेंट होता है। अगर कोई कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे कर लेता है तो वो परमानेंट कहलाया जाता है। तो परमानेंट कर्मचारी की उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब उसमें एक जो टर्म्स एंड कंडीशन बनी हुई है, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट कब लागू होता है, अगर किसी कर्मचारी ने 5 साल प्रतिष्ठान में पूरे कर लिए हैं तब जाके वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट लागू होता है। कोई आदमी 2 महीने काम करके कहने लगा जी मुझे ग्रेजुएटी दो, नहीं मिलेगी। ऐसी अगर किसी की सैलरी रुकी हुई है, किसी ने चाहे 1 महीने ही काम किया और 1 महीने की सैलरी उसको नहीं मिली है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर पे है चाहे वो परमानेंट कर्मचारी है, तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में आएगा। लेकिन लेबर कोर्ट में मुकदमा फाइल करने के लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर किसी कर्मचारी ने 240 डेज कैलेंडर वर्ष में पूरे नहीं किए हैं तो वो लेबर कोर्ट में मुकदमा फाइल नहीं कर सकता। 240 डेज कंप्लीट करने के बाद ही इज एंटाइटल्ड टू फाइल हिज केस इन लेबर कोर्ट। और लेबर कोर्ट का जो अवार्ड होता है, लेबर कोर्ट का आदेश नहीं होता है कोई, लेबर कोर्ट का अवार्ड होता है, और वो इतना पावरफुल अवार्ड होता है कि इसमें कोर्ट आपको रीइंस्टेट भी करती है, और जितने समय तक आपका मुकदमा चला, क्या 1 साल चला या 10 साल चला या 20 साल चला, तो फुल बैक वेजेस तक के आदेश कर सकती है। फुल बैक वेजेस इज द मैक्सिमम बेनिफिट टू द वर्कमैन। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बिंदुओं को बिना समझे हुए भी आपने सहमति हस्ताक्षर किए हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट पूरी होने से पहले आपके साथ किसी तरह का मनमानापूर्ण रवैया नहीं अपनाया जा सकता। देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो होती है वो एक परमानेंट पीरियड के लिए होती है कि आपको 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए आपको कंपनी में रखा गया है। एंड अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है देन द राइट्स आर इन फेवर ऑफ द कंपनी कि वो आपको कंटिन्यू करती है 1 ईयर बाद या आपको हटा देती है। उसमें आप मतलब वी कांट टेक एनी मतलब लीगल एक्शन, क्योंकि वो सब चीज मतलब एवरीथिंग इज आर इन डॉक्यूमेंट्स। व्हेन यू आर साइनिंग द एग्रीमेंट, एवरी पर्सन हु आर अपॉइंटिंग विद द कंपनी और हु आर जॉइनिंग विद द कंपनी, तो आपको उस एग्रीमेंट को पहले तो अच्छा से मतलब जो भी उसकी कंडीशंस हैं यू हैव टू सी एंड यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू साइन द आफ्टर मतलब रीडिंग दोज थिंग्स यू हैव टू साइन द ऑल पेपर्स। उसमें अगर इस तरह से आपने ओवरलुक कर भी दिया है और मैनेजमेंट या कंपनी इस तरह से आपसे इमीडिएटली बोलती है कि आपको अभी हम मतलब हटाते हैं आपकी जॉब से, देन आपके राइट्स खत्म नहीं होते। यू हैव द ऑल राइट्स कि यू फाइल द केस, यू सेंड द डिमांड नोटिस, एंड कंपनी को भी वो सारे प्रोसीजर जो एज पर लॉ हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। एकदम से उनको मतलब वो मतलब नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। सतीश यादव जैसे ही कितने लोग हैं जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले रेगुलर और ठेके पर काम करने वाले मजदूरों के अधिकारों का हनन होता है, जिसे लेकर सरकार और न्यायालय बेहद गंभीर है। अभिलाषा पाठक, राज्यसभा टीवी। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कॉलर हमारे साथ सुरेश जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। सुरेश जी, पूछिए आप अपना सवाल। सर, मेरा 2013 में मेरे पत्नी का सर्विस लगा था सांख्यिकी विभाग में जी, और वो 2016 में पर्याप्त फंड नहीं होने के कारण उसे कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो हमने हाई कोर्ट में रीट पेश किया है जी, उसमें अभी तक कुछ फैसला नहीं आया है, तो ऐसे में अब क्या करें? स्थायी नौकरी थी आपकी पत्नी की या किस तरह का नेचर ऑफ जॉब कैसा था? वो सांख्यिकी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रही थी। 145 लोग थे पूरे छत्तीसगढ़ में, सबको निकाल दिया गया है। इसके लिए कुछ उपाय बताएं। देखिए, अगर मुद्दा जैसे कि बताया इन्होंने कि रांची हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसमें मेरा ख्याल है हमें कुछ कहने की
वो नहीं है। और Sub ऑर्डर judice आएगा, matter? सब जुडिस जी। मैटर है, उसमें क्या कहा जा सकता है, और जानने के लिए कि क्या है उसके छोटे छोटे माइन्यूट तथ्यों को भी देखना होगा, क्या कारण था, किस वजह से सबको निकाला गया। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, वो अब न्यायालय के आगे है, राहत देने की न्यायालय कोशिश करेगा। होगी। मैं एक चीज लेकिन यहाँ जो- पे छोटी सी अगर आप ऐड करना चाहें, अभी जो बीच में हमारा चल रहा था उसमें जो केस स्टडी हमने केस दिखाया स्टडी में सतीश जी एक का। लॉयर ने कहा कि लेबर कोर्ट में नहीं जाया जा सकता जब तक कि एक स्पेसिफाइड पीरियड का उनका एम्प्लॉयमेंट ना हो। सही बात है, लेकिन क्या ऑप्शन है? अगर 1 महीने की सैलरी मेरी बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, तो वो कमिश्नर ऑफ लेबर के यहाँ पे एक दरखास्त लगा सकते हैं और अपने केस को पेश कर सकते हैं। एक ऐसा ही एक और मेल है, अनिल अग्रवाल है, लिखते हैं कि 6 महीने की सैलरी नहीं दी गई, मांगने पर कहते हैं प्रोडक्शन नहीं हुआ, कहाँ से पैसे दें। MIS ऑफिसर हैं, क्या लेबर लॉ के तहत नहीं आते हैं, इनको ऐसा बताया गया है। क्या केस आगे किया जा सकता है अनीश जी? लेबर लॉ के तहत नहीं आते हैं तो इनका किसमें MIS में काम करते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस होगी तो उसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं जी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं और उनको सैलरी मिलेगी। ये तो बिल्कुल, तय सैलरी बात नहीं है, रोकी जा सकती। सैलरी नहीं रोकी जा सकती। MIS बनाने का काम करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे कंप्यूटर पे काम करते हैं। MIS बनाते थे तो ये वर्कमैन हैं जी। ये वर्कमैन के उसमें आते हैं, ये लेबर कोर्ट जा सकते हैं। 6 महीने का इनका अगर वेतन नहीं दिया गया है, पहले इनको अपने जो अधिकार क्षेत्र है उसके कमिश्नर ऑफ लेबर के यहाँ पे दरखास्त लगानी चाहिए और उसके बाद इनके पास पूरा वो है कि ये जा सकते हैं। जी। रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। रोहित जी, पूछिए आप अपना सवाल। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम संविदा पे काम करते, कंट्रेक्चुअल सर्विसेज में काम करते हैं, तो हमें एक से अधिक लोगों का प्रभार दिया जाता है। एक व्यक्ति को दूसरों के भी काम करने के लिए अगर आदेशित किया जाता है, तो क्या उसके लिए अलग से भी कुछ राशि या इंसेंटिव प्रदान करने का कोई नियम है? जी, ये एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स को लेकर शायद सवाल है। एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं, सुपरवाइजरी। सुपरवाइज, हाँ जी। हाँ, तो इसमें कोई भी जो कर्मचारी है उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो निश्चित होती हैं। आपने जैसे कहा कि अगर 8 घंटे के से ज़्यादा काम करता है तो फिर उसको, अगर दूसरे का काम करता है तो हो सकता है उसको ज़्यादा भी काम करना पड़े, बट उस अवस्था में उसको जो ओवर टाइम जो फैसिलिटी है वो सब मिलनी चाहिए। ओवर टाइम के जो रेट्स हैं वो सामान्य वेतन से डबल वेतन उसको मिलना चाहिए और उसकी जो ड्यूटीज़ है वो पहले से निर्धारित होनी चाहिए कि आपका काम ये है और उससे अगर वो बाहर काम करते हैं तो उसी हिसाब से फिर उनका वेतन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एक शायद जो मैं थोड़ा सा सवाल समझाऊं उसमें ये भी था उनका कि वो सुपरविजन का काम करते हैं और एम्प्लॉयज का काम देखते हैं कि आपने अपना काम तो किया, दूसरे का भी देखना कि वो लोग सही कर रहे हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है ये पार्ट ऑफ वर्क है। भाई उनको अगर सुपरवाइजरी वर्क हो गया उनका तो सुपरवाइजरी वर्क है, तो वो उनके जो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आपने अपना काम ये करना है और उसी में ये सुपरविजन है, तो उसका मुझे नहीं मतलब क्या कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलना चाहिए। अशोक है हमारे साथ पंजाब से। अशोक जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप, पूछिए। हम अपने डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से बात कर रहे हैं, शहर धारीवाल से जी। तो हाँ जी, हमारा एक सवाल ये है कि हम परमानेंट काम कर रहे हैं, 280 आदमी है, तो उसमें हमें 28 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली, सरकारी मिल है जी। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि मिल जो है बंद करनी है, अब करनी है तो करें, हमें नहीं कोई मतलब है, हमें सैलरी तो दे। ठीक है, ये सवाल लगातार आ रहा है, हमारे पास भी 2-3 मेल हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लॉस में है, ये कह के जो है सैलरी रोक दी जाती है। क्या यहाँ पर लाइबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर की कोई रिलैक्सेशन उसे मिल सकता है कि भाई लॉस में है तो सैलरी नहीं देने जैसी स्थिति? देखिए, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है जी, वो ये सुनिश्चित करता है कि अगर 1000 से
कम कर्मचारी हैं तो आपको 7 दिन के अंदर, जब महीना समाप्त हो जाता है, 7 दिन के अंदर आपको वेतन देना है जी। 1000 से ज़्यादा अगर आपके कर्मचारी हैं तो 10 तारीख तक आपको वेतन देना है। तो वेतन तो नहीं रोका जा सकता। उसके साथ साथ जो अन्य सुविधाएं भी हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, तो ऐसे कुछ केसेस हमारे सामने आते थे कि लॉस मेकिंग होने की वजह से हम उनका प्रोविडेंट फंड नहीं जमा कर रहे, तो उसमें भी कोर्ट्स ने ये बात रखी है कि आपको समय से ये सारी चीज़ें, प्रोविडेंट फंड वगैरह भी देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं देते तो उसके लिए आपको पेनल्टी लगेंगी। तो ये लोग, जितने भी लोग हैं जिनकी सैलरी नहीं मिली है, मिलकर कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेबर कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कंपनी लॉ के अंदर जाके कंपनी को वाइंडिंग अप की पिटीशन भी डाल सकते हैं। इफ दे आर नॉट पेइंग देयर लीगल ड्यूज आर देयर, वेजेज आर देयर लीगल ड्यूज। इफ ड्यूज आर नॉट पेड, then they have the option to go to company law tribunal as well to winding up the company। जी। एक मेल है हमारे पास, चलापति राव हैं, लिखते हैं कि एम्प्लॉयज़ often asked to leave the company before the scheduled resignation date with a view that fruitful output can't be retrieved from employee who is ready to leave the company. If opposed to resign before the date, company often reflect negative remarks in experience letter or sometimes totally deny to issue experience letter। ये भी बहुत ज़्यादा होता है, खास तौर पे जो नए बच्चे होते हैं, करियर जिन्होंने शुरू किया होता है, एक्सपीरियंस लेटर जिनके लिए बहुत ही अहम होता है, उनको ये समस्याएं बहुत आती है। This is also the same thing as I had mentioned earlier for Mr. Rao. He has to see what are the content of his contract. So if in the contract it is there that he has to work for so many days, so many notice period, etc. If within that they are not doing, that contract letter itself becomes the evidence, and they can very well sort the experience letter that till और then experience letter देने से मना नहीं कर सकती कंपनी? बिल्कुल नहीं मना कर सकती। जी अभिलाषा जी, इसमें एक जो तथ्य है वो ये है कि नोटिस पीरियड का प्रावधान आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में है जी। वो 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। उसका एक कारण है नोटिस पीरियड का कि अगर आपकी नौकरी इस संस्था से जा रही है तो आपको एक पहले से समय मिले ताकि आप अपनी सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएं। तो ये सोचना कि 1 महीने में ये एम्प्लॉय काम नहीं करेगा इसलिए इसको पहले से ही हटा दिया जाए जी। वो ठीक नहीं होगा। तो उद्योग जगत को भी ये समझना पड़ेगा कि जो बुनियादी सुविधाएं सरकार ने या कानून ने उनको दी हैं कर्मचारियों को, उनका पालन किया जाए ताकि उनका जो भी विस्थापन है वो कम से कम किया जा सके। किसी की नौकरी अगर जाती है तो ये अपने आप में ही एक बड़ी चीज होती है, बड़ी खराब चीज एम्प्लॉई के पर्सपेक्टिव से है। और उसके बाद अगर हम उसको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगे या उसका नोटिस पीरियड नहीं देंगे तो ये उसके जो दुष्प्रभाव है उसको और बढ़ा देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सवाल का दूसरा पक्ष भी है जी। जैसे आपने कहा कि जो ये समस्या बहुत जो नए लोग आते हैं उनके साथ होती है, नए लोगों के साथ ये भी समस्या होती है कि वो 6 महीने साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और 2 महीने बाद उनको दूसरी जॉब मिलती है जी, तो इमीडिएटली भागना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है। तो ये नोटिस एम्प्लॉयर को भी एक एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय करने में जो रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं उसका भी एक इंश्योरेंस होता है कि भाई हमको इतने दिन काम करने के लिए एम्प्लॉय मिलेगा जी। तो इस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस रखते हैं ताकि उनको जो दोबारा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वो इंश्योर करें। तो दोनों तरफ से पक्ष रहता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं कि कुशनिंग पीरियड, कि अगर एक एम्प्लॉयमेंट से कोई छूट के दूसरे एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है तो उसको जो समय लगेगा उसको ये कवर करता है। और ये जो बात सर ने बताई ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2 मिनट जरूर लूंगा, लेकिन बताऊंगा कि आजकल जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने ऐसे क्लॉजेस भी डालने लगे हैं, पेनल्टी क्लॉजेस। अगर आप इससे पहले छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग आपकी कर रहे हैं, तो अगर आप पहले छोड़ेंगे तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा। कानूनी व्यवस्था ऐसी नहीं है। कानून में ऐसा है कि
वो नहीं फोर्स कर सकते, लेकिन इसका एक उन्होंने रास्ता निकाला है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, और उसमें कह देते हैं कि इतना हमने एक्सपेंसेस किए हैं आपको ग्रूम करने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, तो उस एक्सपेंसेस को वो लेने के हकदार हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कई अहम बातें आपने कही हैं। चलिए वाहिद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। वाहिद जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है क्या कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करती है और जितना एम्प्लॉइज अपॉइंट करना है वो सब डिटेल कॉन्ट्रैक्ट है, और उसका एम्प्लॉइज का पूरा सैलरी, पीएफ, ईएसआई, बोनस कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को देती है। अभी इसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर कभी कभी भाग जाता है और एम्प्लॉइज की सैलरीज, पीएफ ये सब भरना होता है। तो अगर कंपनी चाहे तो कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कैसा पे करना चाहती? फॉर एग्जांपल अगर पीएफ है तो कंपनी का पीएफ अलग, पीएफ कोड अलग होता है और कॉन्ट्रैक्टर का पीएफ कोड अलग होता है। तो अगर मुझे पीएफ वो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉइज को पे करना है तो मैं कॉन्ट्रैक्टर का पीएफ कोड में से कैसा करूं? क्योंकि अभी वो तो ऑनलाइन हो गया है और वो मुझे लॉगिन आईडी, पासवर्ड भी नहीं देगा। और दूसरी बात ये है कि अभी रहा ये पीएफ ईएसआई की बात, अभी दूसरा सैलरी पोर्शन अगर एज अ कंपनी मैं पे करना चाहता हूँ तो मैं कैसे पे करूँ ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर? अदरवाइज दे विल क्लेम कि दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। जी, तो वी वांट टू हेल्प आवर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइज, बट देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट देयर। बिल्कुल, चलिए आपके सवाल हम पहले आपसे जानना चाहेंगे रामवीर जी, और फिर इसकी जो लीगैलिटी है वो संजय जी आपसे समझेंगे। जी, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कॉन्ट्रैक्टर के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अल्टीमेटली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर को कोड नंबर या जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो एक सुविधा सरकार ने दी है कि आप अपने कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड या वेतन या ईएसआई उनको दे पाएँ। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है तो जिम्मेदारी फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बनती है। वो उनको सारे बेनिफिट देगा और कॉन्ट्रैक्टर से जो पैसा ड्यू है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने उसको पैसा दिया है उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्टर के, वो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकता है। ये चीज़ें बाकायदा प्रोविडेंट फंड लॉ में, ईएसआई लॉ में, दूसरे लॉज में ये बिल्कुल सरकार ने या कानून ने प्रावधान इसका किया हुआ है। ये तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉयर थे और इनका सवाल ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर अगर नहीं दे पा रहा है और मैं देना चाहता हूँ तो मेरे पास कोड नहीं है तो मैं कैसे दूं? पहला, और अगर मैं दे देता हूं तो वो तो मेरे पास आ जाएगा कि आप मेरे एम्प्लॉइज हैं। इसका एक रास्ता है। इसका रास्ता क्या है मैं बताता हूं। इसका इस एम्प्लॉयर के लिए रास्ता ये है कि ये उस जो एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनकी एप्लीकेशन रिसीव करें और उस एप्लीकेशन को कमिश्नर के पास लेके जाएं और वहां से कमिश्नर की मार्फत से कोड नंबर भी मिल जाएगा और उसका जो पासवर्ड है वो भी रीसेट करके इनको दिया जाएगा और जो उस पर्टिकुलर पीरियड की सैलरी और कंट्रीब्यूशन है वो ये जमा करवा सकते हैं। तो वाया मीडिया यही है कि थ्रू द ऑफिस ऑफ लेबर कमिश्नर दे हैव टू टेक, ऐसा आता है, ऐसे हमने देखा है पहले हुआ है। और प्रोविडेंट फंड विभाग में भी इस तरह का जो सब कोड नंबर है या कोड नंबर है, इसका प्रावधान है। जो भी केवाईसी वेरिफिकेशन करने होते हैं किसी भी कर्मचारी के, वो करके आप अपने कोड में भी उनका जमा कर सकते हैं जी। और चूंकि ये कानून बड़ा स्पष्ट है कि कॉन्ट्रैक्टर के कौन से एम्प्लॉइज़ हैं और जो डायरेक्टली कौन से एम्प्लॉइज़ हैं, तो उस तरह का खतरा जो आशंका उन्होंने जताई थी वो भी उसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसका निवारण हो जाएगा अगर हम इस रास्ते से चलेंगे तो। ध्रुव गौर हैं ये, मेरे ख्याल से आउटसोर्सिंग से जुड़ा इनका सवाल है। कहते हैं, लिख रहे हैं कि सम स्मॉल कंपनीज डू रिसोर्स प्रोवाइडिंग टू बिग जायंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज, वी गो टू देयर ऑफिस एंड डू वर्क, डज द कॉन्ट्रैक्ट लॉज, द लेबर लॉज आर अप्लाइड हियर? क्या ये भी एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट में ही है? ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, बहुत गंभीर प्रश्न है। आउटसोर्सिंग का मामला है। आप लेट्स से ए कंपनी ने आउटसोर्स करके बी कंपनी को दिया और आप बी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप इसके लिए ए कंपनी को लायबल नहीं कर देंगे, बिल्कुल स्पष्ट। चाहे आप उसकी कंपनी में बैठकर काम कर रहे हो, उसकी प्रेमाइसेस में अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट लगेगा और इसके जो प्रावधान है उनसे आप सहायता ले सकते हैं। अगर आप बी कंपनी में बैठ के
ए कंपनी का काम कर रहे हैं तो ए कंपनी से नहीं, क्योंकि आप हर चीज बिकॉज इट इज इन काइंड ऑफ आउटसोर्स। लेकिन अगर आप ए कंपनी के यहाँ काम कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर में बड़ी परिपक्वता से कवर हो जाते हैं। जी जी। प्रताप है हमारे साथ सोनीपत से। प्रताप जी पूछिए अपना सवाल। जी मैम, हेलो जी पूछिए। मैम मैं सोनीपत से बात कर रहा हूँ और एक्चुअली मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट में एमसीडी में एम्प्लॉय हूँ जी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का होता है और मैं पिछले 10 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें बार बार ये बोल दिया जाता है कि जैसे कोई नई वैकेंसी आएगी या परमानेंट वैकेंसी आएगी तो हमें कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी सैलरी कभी 3 महीने में आती है, कभी 2 महीने में आती है। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि ये जो 10 साल की जो सर्विस मैंने की है उसका मेरी जॉब पे कोई फायदा मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता? जी, ये कई बार ये कहा जाता है कि 10 साल भी अगर आपने कहीं पर काम कर लिया तो आप परमानेंट के बराबर आपके अधिकार हो जाते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही परमानेंट हायरिंग होगी तो आपको हटा दिया जाएगा। शायद एडहॉक पर हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। तो क्या है इनको क्या करना चाहिए? देखिए अभिलाषा जी, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन और प्रोहिबिशन एक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में ये बात स्पष्ट की है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट शैम है। कि आपने सिर्फ दिखाने के लिए कह दिया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट से लोग हायर किए हैं जी। तो अगर ये आपके इन सब तथ्यों के आधार पर डायरेक्ट एम्प्लॉयज बन जाते हैं तो वो सब सुविधाएं फिर आपको एज एन एम्प्लॉयर इनको देनी पड़ेंगी। जी जी। इसलिए जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं या जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी ये जानकारी रखनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के क्या प्रावधान है और हम जो कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस्ड हैं, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, उनके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करें। अदरवाइज वो सारी सुविधाएं आपको जो एज एन एम्प्लॉयर देनी है वो सारी इनको देनी चाहिए। एक इनका जो उस पर बिल्कुल सीधा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस नेशनल यूनियन ऑफ वाटर फ्रंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप नई भर्ती कर रहे हैं, जैसा आपका सवाल था अभी, नई भर्ती करते वक्त जो ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि ये पहले से आपके यहाँ सेवा दे रहे हैं, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये एक इनके सवाल 10 साल काम कर लेने का ये मायना नहीं हो जाता कि आप स्वतः देखिए, क्योंकि जैसा अभी रामवीर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कॉन्ट्रैक्टर के आप एम्प्लॉय हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमारे मतलब जो एम्प्लॉयर है जिसने रखा है उनके नहीं होंगे, क्योंकि आप उस श्रेणी में आते नहीं हैं। जी। ये इलीगल डिडक्शन को लेकर सवाल है। एमएनसी में काम करते हैं और ये पूछ रहे हैं कि कई तरह के डिडक्शंस सैलरी में होते हैं और उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। क्या हम आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि परिवार है, लेकिन इससे क्या उपाय है? इलीगल डिडक्शन एक बहुत ही बड़ा इशू है लेबर लॉ के तहत, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इनको बताएं। अभिलाषा जी, कानून में बड़ा स्पष्ट है कि किस किस तरह की डिडक्शन एक कर्मचारी के वेतन से हो सकते हैं जी। उसके बारे में बाकायदा रिटर्न भी एम्प्लॉयर को भरने पड़ते हैं कि टोटल सैलरी ये थी, ये हमने पीएफ का डिडक्शन किया है, ये हमने ईएसआई का डिडक्शन किया है, ये लेबर वेलफेयर फंड का डिडक्शन किया है, या जो भी डिडक्शन किए हैं वह कानून के अंतर्गत आने चाहिए। अगर इलीगल डिडक्शन कोई करता है जी तो बड़े स्ट्रिक्ट प्रावधान हैं, एम्प्लॉयर को जेल तक हो सकती है जी। संजय जी बताएंगे। बिल्कुल। और बल्कि मैं तो जब आप ये सवाल आ रहा था मैं थोड़ा सा स्माइल कर रहा था, कारण उसका ये है कि इलीगल डिडक्शन होता क्या है, कौन कर सकता है। कानूनी तौर पे बहुत सख्त कानून है। अगर आप एम्प्लॉय के पैसे नहीं दे रहे हैं और कागजों में दिखा रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं, तो उसमें उसको क्रिमिनल जो है लॉ से डील किया जाएगा। न केवल ये, अगर आप पीएफ, ईएसआईसी या किसी भी तरीके से टीडीएस काटते हैं और जमा नहीं करते हैं, ये सब के प्रति क्रिमिनल अपराध माना जाता है। जी बिल्कुल। अनीश जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जितने बहुत सारे हमारे पास मेल हैं उसमें ख़ास तौर पे जो संविदा कर्मी हैं उनका बहुत मेल है, अलग अलग राज्यों से है ये। तो केस भी उनका चलता है, लंबा आंदोलन भी चलता है, इसमें सरकार की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। कैसे देखते हैं एक कॉर्डियल रिलेशन कैसे बने? कॉर्डियल रिलेशन बनने के लिए तो ये है कि भाई
इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपको हायर करना है तो एक्सट्रीम एक्सीजेंसीज में प्रोविज़न है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर सकते हैं। अगर परमानेंट नेचर का जॉब है तो आपको रेगुलर एम्प्लॉयज़ हायर करने चाहिए, ऐसा कानून का मत है और कानूनी प्रक्रिया भी है ये जी। लेकिन कई लोग ये होते हैं कि भाई अवॉइड करते हैं प्रोसीजर को, या कुछ जो बैकडोर एंट्रीज होती हैं, कई बार होता है कि भाई ये इसका रिश्तेदार है या इसका एम्प्लॉय है, आपने बैकडोर से विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर उनको एम्प्लॉयमेंट पे रख लिया। तो अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे अभी आए हैं कि जिसने एम्प्लॉय किया था दैट ऑफिसर हैज टू पे बिकॉज इट हैज नॉट बीन डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। एक और ऐसा ही मेल है सुजीत कुमार का, जल्दी से ले लेते हैं। बिहार गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पर हूँ, बट आई हैव जॉइंड द जॉब आफ्टर क्वालिफाइंग द एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू बाय द ड्यू प्रोसेस, देन आई मस्ट गेट दी, मुझे रेगुलर जॉब होल्डर की फैसिलिटी और तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में। लेकिन इनका दावा है कि भाई मैंने ड्यू प्रोसेस के तहत ये लिया है। क्या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में भी इंटरव्यू, ड्यू प्रोसेस, ये तमाम बातें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो इनको स्थायी के तौर पे ये दावा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सरकारी नियुक्तियों में कौन से स्थायी पोस्ट हैं और कौन सी कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, कौन सी टेम्परेरी जॉब्स हैं, वो सरकार ने निश्चित किया हुआ है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया है तो स्थायी के लिए, क्योंकि रूल रेगुलेशंस अलग होते हैं, तो वो इस स्थिति में देखना पड़ेगा। इस पर और देखिए, अस्थायी का भी ऐसा नहीं है कि अस्थायी को आओ भाई भर लो, नहीं, अस्थायी का भी पूरा चयन की प्रक्रिया है और उस चयन की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए किया गया। तो इनको संभवतः ऐसा लग रहा होगा कि इनका इतना लंबा प्रोसेस चला है, लेटर भी दिया है, तो स्थायी नहीं, स्थायी है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी बहुत ही प्रोफेशनली मार्केट में आते हैं और जिसके तहत आप नौकरी लेते हैं, लेकिन उसके तहत आपके अधिकार भी हैं। हमें उम्मीद है कि जितनी भी तरह की शंकाएं आपके मन में थी वो हमने पूरी चर्चा के दौरान दूर करने की कोशिश की, और आपके सुझाव पर ध्यान देते हुए अगले हफ्ते हम किसी न किसी मुद्दे पर, विषय पर चर्चा करेंगे। ज़रूर हमें सुझाव दीजिए कि कैसे विषय पर आपका कानून में चर्चा चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका, रामवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी कॉलर्स का शुक्रिया करते हुए फिलहाल आपका कानून में मुझे दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।